मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, कल आपका जो पेपर होने वाला है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, आईपीआर का, उससे संबंधित आपके सामने टॉप 50 एमसीक्यू लेकर आया हूं। लेकिन उससे पहले सभी को बता देना चाहता हूं, फ्री में या जो आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहां से जाकर पीडीएफ वो डाउनलोड कर सकते हो। आपको पता है मेरे पढ़ाए कंटेंट से लगभग 80 से 90% प्रश्न है वो बहु देखने को मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, पीडीएफ को जाकर जोर से डाउनलोड कर लेना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। अभी तो आपके सामने सिर्फ 200 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं। 39 के सब्सक्राइबर में करवा दो भाई, सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए शुरू करते हैं अपन प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रांटेड टू एन इन्वेंटर। निम्नलिखित में से किसे आविष्कार को दिया जाता है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट और ट्रेड सीक्रेट। तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज होती है जो आपके सामने कोई भी इन्वेंटर है ना, मतलब जैसे आपने क्या किया, कोई एक है ना, एक लैपटॉप का इन्वेंशन किया, एक लैपटॉप का निर्माण करने का आपने काम किया। एक निर्माण करना चीज अलग होती है कि इन्वेंशन करना एक अलग चीज होती है, ठीक है। इन्वेंशन करना अर्थ होता है कि आप कोई भी एक चीज को, नई चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हो। जैसे पहले लैपटॉप होते थे, उसने किसी ने टैबलेट बनाया होगा, तो उसी तरीके से अगर कोई इंसान है जो इन्वेंट करता है कोई एक नया प्रोडक्ट को, उसमें इन्वेंशन करता है, आविष्कार करके बनाता है, तो उसका क्या कराता है, वो पेटेंट करवाता है। क्या करवाता है भाई? पेटेंट कराता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होने वाला, पेटेंट उसका कराया जाता है। अगला वाला प्रश्न है, व्हाट इज डब्ल्यूआईपीओ। डब्ल्यूआईपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है आपके सामने? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। और इसका काम क्या होता है कि भाई जो आपके सामने जितने भी जो डब्ल्यूआईपीओ का काम ये होता है कि जितने भी, जैसे कोई भी इन्वेंशन हो रहा है, तो जो इन्वेंशन होता है ना, उन इन्वेंशनों को बढ़ावा दिया जाए। कोई व्यक्ति है ना, वो आपके सामने कॉपीराइट के जो नियम होते हैं उनका उल्लंघन नहीं करे। इस प्रकार की चीज आपके सामने डब्ल्यूआईपीओ संस्था के काम होते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए अगले वाले प्रश्नों की तरफ आपके सामने बढ़ता हूं। Which of the following is the characteristics of intellectual property like right? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा की विशेषता है? ये एक अमूर्त है जिसे छुआ नहीं जा सकता, बौद्धिक संपत्ति है और इसका स्वामित्व नहीं हो सकता। इसका क्या होता है? ये आपके सामने यह इंटेंजिबल होती है, अमूर्त होती है आपके सामने। अमूर्त मतलब क्या होता है आपके सामने? बौद्धिक संपदा क्या होती है? अमूर्त होती है, इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, परंतु इसका कानूनी स्वामित्व होता है। जैसे कि आपके सामने कोई कंपनी होती है, वो म्यूजिक बना रही है, क्या करिए आपके सामने गाना बना रहा है, जैसे गुरु रंधावा ने गाना बनाया। अब कोई भी व्यक्ति भाई आपके सामने, अब उसके गाने की जो उसने लिखा है, उसके अंदर अपना दिमाग लगाया कि कैसे कैसे इस वीडियो को शूट करना है, कैसे वायरल किया है, उसने सब कुछ किया है। तो इन सब चीजों की उसके दिमाग की जो क्षमताएं होती हैं उनको छू नहीं सकते, लेकिन उसको ट्रेडमार्क मिलता है। कोई भी व्यक्ति अगर उसको गाना अगर अपने कहीं पर भी अपलोड करेगा या कहीं पर भी गाएगा, तो उसका बदले उसको क्या मिलेगा? पैसा मिलता है। समझ में आ गया? इसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के नाम से बोला जाता है। यह इंटेंजिबल होता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोरल राइट्स अंडर कॉपीराइट। कॉपीराइट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक अधिकार होता है? कॉपीराइट के अंतर्गत कौन सा नैतिक अधिकार होता है भाई आपके सामने? राइट टू क्लेम ऑथरशिप, लेखक होने के दावा करने का अधिकार। कॉपीराइट क्या होता है भाई? जैसे कि कोई भी गाना, उस पर कॉपीराइट आ जाता है ना। कोई भी आपके सामने अगर कोई किसी का वीडियो, बड़े यूट्यूबर का वीडियो डालते हो, तो उसका डालते हैं आपके सामने कॉपीराइट आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस व्यक्ति ने मेहनत की है भाई। क्या किया है? उस व्यक्ति ने मेहनत करके आपके सामने क्या किया है, वो मुकाम हासिल किया है, उसने वो मेहनत की है, खुद ने अपना दिमाग लगाया, पैसा भी खर्च होता है, वो सब चीजें खर्च होती हैं। तो उस व्यक्ति को ही उस जो चीज बनाई है उसने, उसके ऊपर उसी का अधिकार होना चाहिए। कोई व्यक्ति उसके अधिकारों को न छीन सके। इसी को कॉपीराइट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए अगले वाला, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द पेटेंटेबिलिटी। पेटेंट मिलने के न्यूनतम आवश्यकताएं क्या होती है? कॉमन यूज, नवीनतम, एक्सपायरी और सीक्रेट फॉर्मूला। क्या होनी चाहिए आपके सामने? नवीनतम, नोवेल्टी। मतलब आप कोई भी कंटेंट बना रहे हो ना, क्या कर रहे हो आप? कोई भी कंटेंट बना रहे हो ना, वो कुछ नया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नया होना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति की कॉपी करके आप कंटेंट को अपलोड नहीं कर सकते। आपका खुद का होना चाहिए, उसमें कुछ अलग होनी चाहिए, पहले से वो आपके सामने और किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे अब एडिडास है, उस जैसा आप कॉपी करके प्रोडक्ट बना लोगे, है ना,
कॉपी करके प्रोडक्ट बना लोगे, लेकिन वो कंपनी आपके ऊपर क्या करेगी, तुरंत आपके ऊपर क्या कर देगी, आपके सामने केस कर सकती है। क्यों कर सकती है, क्योंकि भाई उन लोगों ने इतने दिन रिसर्च की है, उन्होंने अपनी टीम लगाई होगी, रिसर्च किया होगा, पैसा खर्च किया होगा, डिजाइन बनाई होगी, पता नहीं कितने घंटों का काम किया, और आपने तो कुछ पल में उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके क्या कर लिया, आपने उसको कॉपी कर लिया, है ना। तो उनकी तो मेहनत बेकार चली गई ना। तो इसीलिए जो कंपनी होती है वो कॉपीराइट का अधिकार ले सकती है। आप कभी भी बड़ी कंपनियों का लोगो नहीं ले सकते, है ना, उनके शब्दों को। अब एडिडास जैसे आप अपनी कंपनी कभी नहीं बना पाओगे, कभी उनका लोगो, उन जैसा लोगो नहीं यूज कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई आपके पास, उनके पास कॉपीराइट का अधिकार है। वो अपना खुद का मतलब चीजों का निर्माण करते हैं, नई चीजें नवीनतम रिसर्च करके लाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए, विच आईपीआर प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर कोड्स, सॉफ्टवेयर कोड को सुरक्षित रखने के लिए कौन से आईपीआर का प्रयोग किया जाता है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट और आपके सामने ट्रेड सीक्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो जो सॉफ्टवेयर कोड होता है उसके अंदर क्या होता है, आपके सामने क्या देखने को मिलता है, कॉपीराइट देखने को मिलता है, जो सॉफ्टवेयर कोड होते हैं। अब सॉफ्टवेयर कोड क्या हो गया, जैसे कि विंडो डालते हैं, तो एक तो अपन सीडी डाल के विंडो की डालते हैं, और अगर आप नई विंडो खरीदना चाहोगे ना, तो 4-4, 5-5 हजार रुपए की माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर मिलती है। समझ में आ गया, आपके सामने मिलती है, वो ओरिजिनल विंडो होती है आपके सामने, उसके पीछे आपको सोर्स कोड दिया किया जाता है। अब लोग क्या करते हैं, उस विंडो को खरीद लेते हैं और सीडीओ के माध्यम से लोगों को बेच देते हैं, है ना। वो इनक्रिप्टेड होती है, आपके सामने सही नहीं होती, उसका गलत उपयोग किया जा सकता है, आपका जो लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, डाटा वगैरह हैक हो सकता है। तो जो ओरिजिनल माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडो होती है ना, उसका सोर्स कोड होता है, मतलब उसको बनाने के लिए जो मेहनत की गई, उसके पीछे का जो टेक्नोलॉजी होती है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट के पास सुरक्षित है। ऐसे आपने काफी बार सुना होगा कि ना, राफेल विमान वो फ्रांस से इंडिया खरीद रही है, लेकिन उनका सोर्स कोड देने से उन्होंने मना कर दिया। मतलब आप राफेल विमान खरीद लो, उसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी ऐड करना चाहते हो तो वो तो कर सकते हो, लेकिन वैसा राफेल विमान बनाने की जो तकनीक है, उसका जो सोर्स कोड है, वो आपको नहीं दिया जाएगा। मतलब आप ऐसा नहीं बना सकते, उसकी तकनीक के बारे में नहीं जान सकते। समझ में आ गया, ये किस अधिकारों के पीछे आता है, कॉपीराइट अधिकारों के पीछे आता है। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। अगला प्रश्न है, TRIPS इज पार्ट ऑफ विच लार्जर इंटरनेशनल एग्रीमेंट। TRIPS किस बड़े अंतरराष्ट्रीय समझौते का हिस्सा होता है, किसका होता है, WTO एग्रीमेंट का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होती है। TRIPS WTO समझौता का एक आपके सामने हिस्सा है, जो सभी सदस्य देशों को अपनाना अनिवार्य होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, पूरी दुनिया में, पूरे दुनिया में जितना भी व्यापार होता है, उस व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, उस पर देख रेख करने के लिए एक संस्थान जो काम करता है, उसका नाम क्या भाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ही आपके सामने TRIPS संस्था है। क्या है, TRIPS संस्था है, वो काम करती है। इसका काम भी यही होता है कि कॉपीराइट से संबंधित आपके सामने जितने जो अधिकार होते हैं, उनको संरक्षित करने का काम किसका होता है भाई, आपके सामने इस संस्था का होता है, TRIPS संस्था का। चलिए, वाई आर द ट्रेडमार्क इंपॉर्टेंट, ट्रेडमार्क क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, दे प्रोटेक्ट लैंड राइट, दे हेल्प आइडेंटिफाई एंड ओरिजिन ऑफ फूड। किस चीज में होते हैं भाई आपके सामने ट्रेडमार्क, दे हेल्प आइडेंटिफाई ओरिजिन ऑफ गुड्स, कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, कोई भी आपके सामने हथियार हो गया, चाहे कोई भी तकनीक हो गई, कोई भी टेक्नोलॉजी होगी, उसका निर्माण सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ था, किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, किस कंपनी के द्वारा किया गया था, ये सब हम किसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं, ट्रेडमार्क के अधिकार के नाम से। किसके मार्क से, तो जो ट्रेडमार्क का जो आपके सामने जो रूल होता है, उसके अंतर्गत हम ये सब चीजें जान सकते हैं, किस व्यक्ति ने इन सब चीजों का निर्माण किया है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। इसके माध्यम से हम वस्तुओं की उत्पत्ति कहां पर हुई है उसकी पहचान कर सकते हैं। विच प्रिंसिपल अंडरलाइंस द इंटरनेशनल IPR रिजीम, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रणाली का कौन सा सिद्धांत आधार है, कौन सा सिद्धांत है, नेशनल ट्रीटमेंट, राष्ट्रीय उपचार। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रणाली का कौन सा अधिकार होता है, मतलब प्रत्येक देश के अन्य सदस्य देशों के नागरिकों को वैसा IPR संरक्षण देना चाहिए जैसे वो अपने नागरिकों को देते हैं। मतलब जैसे कि हर इंसान के संविधान होता है, कोई भी देश उसका संविधान है, उसके अंदर मौलिक अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या होता है कि उस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं ना, उन लोगों के कुछ बेसिक अधिकार दिए जाते हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, कोई सवाल वगैरह पूछने का अधिकार, ये सब दिए जाते हैं। तो ऐसे ही अधिकार आपके सामने
आईपीआर के अंतर्गत भी दिए जाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत। आईपीआर के अंतर्गत भी दिए जाते हैं कि जैसे नागरिकों की जो सरकार होती है उनका संरक्षण करती है, ऐसे ही करके आपके सामने जो लोगों की जो नवीनतम जो आविष्कार होते हैं, उनकी जो बौद्धिक संपदा होती है उसका भी संरक्षण करना जरूरी होता है। इसी को क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय उपचार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय उपचार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज द प्रोटेक्टेड अंडर द ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन? भौगोलिक संकेतों के तहत जीआई जो जीआई टैग दिया जाता है, ज्योग्राफिकल आपके सामने आइडेंटिटी के नाम से, आपके सामने इंडिकेशंस के नाम से जिसको जाना जाता है, जीआई टैग। काफी बार सुना होगा ना आपने, भाई इस जगह को जीआई टैग मिला, इस जगह के जीआई टैग मिला, है ना। तो ये क्या होता है कि कोई भी जगह है, जैसे आपने अब महाराष्ट्र के आम फेमस है ना, जैसे राजस्थान के दाल बाटी चूरमा को मिल गया, क्योंकि यहाँ के राजस्थान में दाल बाटी चूरमा बहुत ज्यादा फेमस और यहाँ की मूल संपदा भी है, यहीं पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसी कोई एक खास जगह जहाँ पर एक खास प्रोडक्ट है, वो उस स्थानीय जगह की पहचान है ना, उसके आधार पर अगर कोई प्रोडक्ट को पहचान मिलती है तो उसी को जीआई टैग दिया जाता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के नाम से जाना जाता है कि भाई इस उत्पादन को उस स्पेशल जगह के नाम से जाना जाएगा। जीआई उत्पादकों की उनकी भौगोलिक उत्पत्ति के कारण पहचान व गुणवत्ता के आधार पर संरक्षण प्रदान किया जाता है। जीआई टैग को क्या किया जाता है? कौन सी ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के तहत उनको पहचाना जाए, किस जगह पे उसका उत्पादन हुआ है, किस जगह पे आपके सामने देखने को मिलता है, उसी के आधार पर इसको किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए अगले वाला प्रश्न है, द रेशनल्स ऑफ फॉर आईपीआर इज टू बैलेंस। आईपीआर का उद्देश्य किसके बीच संतुलन बनाना होता है? तो आईपीआर का उद्देश्य किन चीजों के बीच में संतुलन बनाना होता है? ऑप्शन नंबर ए है क्रिएटर राइट एंड पब्लिक एक्सेस, रचनाकार के अधिकारों और जनता की पहुंच। मतलब आपके सामने आईपीआर में क्या करना होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का अधिकार, यही अर्थ यही होता है कि जो प्रोडक्ट का निर्माण करने वाला व्यक्ति है, समझ में आएगा, जो व्यक्ति प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है उस व्यक्ति के बारे में पूरी दुनिया है जाननी चाहिए और ग्राहक को भी उसके बारे में पता चलना चाहिए। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने एकदम करेक्ट है। Which of the following protect the confidential business information? निम्नलिखित में से कौन सी गोपनीय व्यापार सूचना की रक्षा करता है? कौन करता है आपके सामने? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और व्यापार समूह। तो कौन सा करता है आपके सामने? ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट क्या करता है? कोई भी कंपनी है, जैसे अगर आप क्या कर रहे हो, केएफसी का जो केएफसी हो गई उसका मसाला है, उसकी अगर इंफॉर्मेशन लीक कर दो आप पे तुरंत केस हो जाएगा। समझ में आ गया? आप कोका कोला कैसे बनती है, अगर आपने उसके सीक्रेट फॉर्मूले को दुनिया के सामने बता दिया तो आपको तुरंत केस हो जाएगा, बहुत बड़ा केस, बहुत बड़ा जुर्माना आप पर लग सकता है। क्यों? क्योंकि उन कंपनियों की वही तो एक विशेष पहचान है। भाई कोका कोला कैसे बनती है सबको पता है, वो तो कौन कौन सी चीजों का प्रयोग होता है, लेकिन कितनी मात्रा में प्रयोग होता है ना, ये सब चीजें बहुत सुरक्षित रखी जाती हैं और इसी को क्या बोला जाता है? ट्रेड सीक्रेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए यूनिट नंबर 2 की बात करें। आगे बढ़े से पहले सभी बच्चों को यही कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहां से जाकर कर लेना भाई, सभी बच्चे पीडीएफ को डाउनलोड। What is the protected under the protection of plant varieties and farmer right PVVFR Act? पौधों की किस्म और कृषकों के अधिकार अधिनियम में किसकी सुरक्षा होती है भाई? किसकी की जाती है? नए किस्म, नए पौधे किस्म और प्रजनकों के अधिकार। मतलब लैब के अंदर हो गया, या फिर कई किसान क्या करते हैं आपके सामने 2-3 प्रकार की फसलों को एक जगह मिक्स वगैरह करके, है ना, या फिर आपके सामने अपनी रिसर्च वगैरह करके क्या कर लेते हैं, एक नई बीज की किस्म बना देते हैं और उसका जो बीज होता है वो बाजार में लेकर आते हैं। तो जो किसान आपके सामने ऐसा कर रहे हैं, नए किस्म के उत्पादकों का निर्माण कर रहे हैं, उन किसानों के जो अधिकार होते हैं उनको संरक्षण करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया, उसका नाम क्या है? PPVFR। समझ में आ गया? तो इसको वैज्ञानिकों अधिकार के तहत संरक्षण दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। अगले वाला, ड्यूरेशन द प्रोटेक्शन अंडर द PPVFR एक्ट फॉर ट्रीज इज। वृक्षों के लिए PPVFR अधिनियम में सुरक्षा की अवधि कितने सालों की होती है? आपके सामने 20 सालों की होती है।
कितनी होती है 20 सालों, मतलब कोई भी किसान एक नई किस्म का अगर आपके सामने क्या किया है, अगर बाजार में रखा है तो उसको उसके बदले कुछ पैसा या आपके सामने मिलता रहेगा और उसकी पहचान उसमें बनी रहेगी। कितने साल तक मिलती है? 20 सालों तक मिलती है। वृक्ष और बेलों के पौधों की किस्म की सुरक्षा 18 से 20 साल तक दी जाती है। कितने साल तक दी जाती है? 18 से 20 साल तक दी जाती है। व्हाट इज ट्रेड सीक्रेट? व्यापार रहस्य क्या होते हैं? गोपनीय व्यापार जानकारी, कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन होती है कि कोई भी बिजनेस हो गया उसकी कुछ विशेष पहचान होती है। समझ में आ गया आपके सामने? उस विशेष पहचान को किसी के साथ साझा नहीं किया जाए, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताया जाए, कोई कंपटीशन वाली कंपनी को नहीं बताया जा सके, ताकि वो कंपनी उसका प्रयोग करके वैसी किसी और चीज का निर्माण न कर ले। उसी चीज को क्या कहा जाता है? ट्रेड सीक्रेट के नाम से जाना जाता है। ये कैसी जानकारी होती है भाई? कॉन्फिडेंशियल जानकारी होती है। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए, हाउ आर द ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्टेड? व्यापार रहस्यों की सुरक्षा कैसे की जाती है? लीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्फिडेंटली, कानूनी अनुबंध और गोपनीयता के सारे आपके सामने लीगल कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं और आपके सामने गोपनीयता के सारे। मतलब ट्रेड सीक्रेट कैसे होगा कि भाई सरकार है ना, वो कुछ सरकार हो गई या फिर आपके सामने जो संस्थान हो गए है ना, वो क्या करें आपके सामने उन ट्रेड सीक्रेट्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्टेड करके रखते हैं। अगर कोई भी संस्थान उनके ट्रेड सीक्रेट का इलीगली उपयोग करती है तो उनके ऊपर बहुत बड़ी लीगल कार्रवाई की जा सकती है। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला। कानूनी अनुबंध और गोपनीयता का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले वाले प्रश्नों की तरफ आपके सामने बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज टीके रेफर्स टू, पारंपरिक ज्ञान क्या होता है? कम्युनिटी नॉलेज पास थ्रू द जनरेशन, पीढ़ियों से चला आ रहा सामुदायिक ज्ञान। देखो मैं बताऊं ये क्या होता है, जैसे कि आपने यहाँ पर शादी विवाह होती है तो शादी विवाह के समय सब आप कहीं से भी हो वहां पर क्या देखने को मिलता है? गीत गाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा। तो उनके कोई नोट्स थोड़ी बना रखे हैं उन्होंने? भैया आपकी सिस्टर भी गाती होगी, आपकी मदर गाती होगी, आपकी दादी होगी, दादी गाती होंगी, तो आपकी दादी ने आपकी मदर को नोट्स थोड़ी दे लिया, भैया गीत 4 गीत ये याद कर ले, और पातू भी गा लिए, कर दीदी आके, या फिर मम्मी को नोट्स थोड़ी बनाया, हाँ कटका याद होया। वो भी आपके सामने भाई कभी महिलाएं ऐसे संगीत गाती थी, वो चली गई, साथ साथ धीरे धीरे उनको भी याद होने लगी। तो ऐसा ज्ञान जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संरक्षित करके दिया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? ट्रेडिशनल नॉलेज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? ट्रेडिशनल नॉलेज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होता है। पारंपरिक ज्ञान वही ज्ञान होता है जो जनजातीय समुदाय एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों को देती हैं, जैसे औषधियों का ज्ञान, पौधों का ज्ञान या अन्य कोई भी चीज का ज्ञान। Which of the following protect the traditional cultural expression? निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की रक्षा करता है? कौन करता है आपके सामने भाई? टीके डाटा, ट्रेडिशनल नॉलेज का जो डाटाबेस होता है वो क्या करता है? जो आपके सामने हमारे जो पूर्वजों का या जो पारंपरिक जो ज्ञान है उसको संरक्षित करने का काम किया जाता है। क्या किया जाता है? वो जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है उसको संरक्षित किया करने का काम किया जाता है टीके डाटाबेस के माध्यम से। किसके माध्यम से? टीके डाटाबेस के माध्यम से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होने वाला है। और यहाँ पर क्या बनाया गया? टीकेडीएल बनाया गया, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। जितना भी पारंपरिक ज्ञान होता है उस पारंपरिक ज्ञान से संबंधित आपके सामने एक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम करेक्ट होगा। Why is the protection of the traditional knowledge important? पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा क्यों जरूरी होता है? कि हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है उसको संरक्षित करना क्यों जरूरी होता है? टू प्रिवेंट मिस यूज एंड बायो प्राइवेसी, दुरुपयोग और जैव चोरी के रोकथाम के लिए। मतलब क्या करें आपके सामने पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा इसलिए जरूरी है कि कोई बाहरी व्यक्ति उस ज्ञान का लाभ उठाकर पेटेंट ना करा ले। ऐसा नहीं कि आपके सामने भाई कोई एक ऐसी औषधि है, जैसे कि आपके सामने जो बहुत सी जनजातियां होती है जिनको ऐसी औषधियों का ज्ञान होता है जो बहुत से लोगों को नहीं होता है, तो कंपनी वहां पर पहुंची, उस व्यक्ति के बारे में उसका ज्ञान लिया और फिर उस कंपनी ने पेटेंट करवा लिया। अब क्या कर रहा है बेचारी जो जनजातियां वो उन औषधियों का प्रयोग नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि अगर प्रयोग करेंगे तो कंपनी वगैरह उनका केस वगैरह कर सकते हैं। तो इसी तरीके से टीकेडीएल बनाया जाता है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, जिसके माध्यम से जो पारंपरिक ज्ञान है उसका कोई भी प्रकार का क्या नहीं कराया जा सकता? पेटेंट है वो नहीं कराया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। Which form of IP has no fixed term but continue as long as the confidential mentioned? किस प्रकार की बौद्धिक संपदा में कोई निर्धारित अवधि नहीं होती है जब तक वो गोपनीय नहीं बने रही? किसमें? ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट तब तक सुरक्षित रखता है जब तक गुप्त रखा जाए। जब तक कंपनी चाहेगी ना, अब कोका कोला को कितने साल हो गए, बहुत साल हो गए उसको बनते हुए, लेकिन उसका अभी तक ट्रेड सीक्रेट है वो किसी को साझा, उसके जो
बनाने की विधि है वो अभी तक किसी को साझा नहीं की गई है, और वो जब तक आपके सामने सीक्रेट बनकर रहेगी जब तक आपके सामने कंपनी उसको साझा नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होगा। ब्रेन कन्वेंशन रिलेटेड टू, ब्रेन कन्वेंशन किस चीज से संबंधित आपके सामने, कॉपीराइट से संबंधित। तो पूरी दुनिया में कॉपीराइट के जो अधिकार है उनको संरक्षित करने के लिए एक आपके सामने कन्वेंशन किया गया, एक संगठन का आपके सामने एक मीटिंग वगैरह की गई। उस कन्वेंशन को किस नाम से जाना जाता है, ब्रेन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होगा। What is required for granting the patent? पेटेंट को देने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, पेटेंट देने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, नोवेल्टी, यूटिलिटी एंड इन्वेंटिव स्टेप, नवीनता, उपयोगिता और आविष्कारिक कदम। मतलब कोई प्रोडक्ट को निर्माण कर रहे हो उसमें आपका दिमाग लगना चाहिए, आपके द्वारा रिसर्च की जानी चाहिए, नई चीज होनी चाहिए, दूसरों की कॉपी की नहीं होनी चाहिए, और उसका पूरी दुनिया में कोई ना कोई उपयोगिता भी होनी चाहिए। लोग उस जो आपके ज्ञान, आपका प्रोडक्ट जो आपने बनाया है उस प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं उपयोग भी कर सके। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोटेक्टेड बाय बोथ कॉपीराइट एंड डिजिटल राइट्स। निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा कॉपीराइट और डिजिटल दोनों के अधिकारों से हो सकती है। समझ में आ गया कौन सा होता है इनमें से, किसका प्रोटेक्शन कॉपीराइट और डिजाइन दोनों के लिए किया जाता है, किसमें किया जाता है, आर्टिस्टिक प्रोडक्ट डिजाइन, कलात्मक उत्पादन डिजाइन में इसका प्रयोग है वो ऑप्शन किया जाता है। यदि उत्पादन में कलात्मक तत्व हो और औद्योगिक रूप से निर्मित हो तो वह दोनों अंतर्गत सुरक्षित हो सकता है। कॉपीराइट किया जा सकता है और डिजिटल राइट, डिजाइन राइट दोनों कब लिए जा सकते हैं, कि कोई भी उद्योग से उसको मैन्युफैक्चर किया गया, समझ में आ गया, और जब उसको मैन्युफैक्चर किया गया तो कोई ना कोई डिजाइनिंग वगैरह उसके अंदर हुई है तो उसके अंदर कॉपीराइट का भी अधिकार आ सकता है और डिजाइन राइट भी देखने को मिल सकता है। ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। हु ग्रांट द जीआई टैग्स इन इंडिया, भारत में जीआई टैग कौन प्रदान करता है आपके सामने, तो कौन करता है, जीआई रजिस्ट्री चेन्नई। क्या होती है, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है ना, एक संस्थान बनाया गया है, रजिस्ट्री बनाया गया है, कहां पर है वो संस्थान, चेन्नई के अंदर है। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर बी एकदम इंपॉर्टेंट और ये पर्सन एग्जाम में आएगा भी, ये भी बता देता हूं अभी। टीकेडीएल इज डिजिटल लाइब्रेरी फॉर, टीकेडीएल एक डिजिटल लाइब्रेरी किस चीज के लिए, मैंने आपको पहले बताया था, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। जो लोगों का, जनजातियों का या लोगों का जो पारंपरिक ज्ञान होता है उसको संरक्षित किया जाए उसके लिए इसका निर्माण है वो किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए अगले वाले पर्सन की बात करें। व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट इज गिवन फॉर आईपी इन्फ्रिंगमेंट, आईपी के उल्लंघन के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के उल्लंघन के लिए किस प्रकार की सजा दी जा सकती है आपके सामने, जुर्माना, कारावास या दोनों। तो क्या किया जा सकता है, दोनों। भाई आपको सजा भी की जा सकती है, अगर आप बहुत बड़ा अपराध कर देते हो, कंपनी को बहुत ज्यादा घाटा होता है तो आपको भाई सजा भी हो सकती है और आपको जुर्माना भी लगाया जा सकता है, दोनों चीजें आपको हो सकती हैं। तो इस प्रकार की गलतियों से आपको बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। Which remedy prevent further harm to IP owners, कौन सा उपाय आईपी मालिक को आगे की क्षति से बचाता है। मतलब कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उसके मालिक, जो उसका मालिक होता है उसको आगे नुकसान नहीं हो, इस चीज से बचाने का काम कौन करता है भाई आपके सामने, इंजेक्शन, निषेधाज्ञा है ना, इंजेक्शंस निषेधता का उल्लंघन करने को आगे किसी भी प्रकार की आईपी को उपयोग करने से रोकती है। मतलब कोई व्यक्ति क्या कर दिया, जैसे किसी ने आपके सामने कोई मूवी थी उसकी सीडी चुराकर सीडी बेचना शुरू कर दिया है ना, तो एक अब क्या कर लिया, उस सीडी बेचने वाले को पकड़ लिया, तो अब क्या करेगा, जो आगे और लोगों तक नहीं पहुंचे तो इसके लिए क्या किया जाता है, इंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। इंजंक्शन का काम ये होता है कि अब वो आगे, एक बार तो हो गया कॉपीराइट का उल्लंघन, लेकिन वो बार बार नहीं हो, इसको रोकने के लिए इंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। यूज ऑफ सिमिलर ट्रेडमार्क इज कॉल्ड, मतलब एक जैसे मिलते जुलते ट्रेडमार्कों का उपयोग करना क्या कहलाता है आपके सामने, इन्फ्रिंगमेंट के अंतर्गत आपके सामने देखने को मिलता है। मतलब उल्लंघन, जैसे एडिडास का एबीवास बना देते हैं ना, तो वो इन्फ्रिंगमेंट के अंतर्गत आता है, उल्लंघन के अंतर्गत आता है। कंपनियां क्या करती हैं आपके सामने, जो छोटी कंपनियां होती है वो बड़ी कंपनी की कॉपी कर लेती है और एक दो शब्दों में थोड़ा बदलाव कर देती है ना। जैसे पेपाल हुआ करता था, एक इंटरनेशनल कंपनी है, तो उसका आपके सामने क्या हो गया, उसका और पेटीएम का एकदम सेम कलर था, तो बहुत दिनों तक केस भी चला था कि भाई इन्होंने इन्फ्रिंगमेंट हमारे जैसा लोगो है वो यूज किया है। विच इंडियन एजेंसी डील विद द रजिस्ट्रेशन एंड द रेगुलेशन ऑफ पेटेंट, भारत में किस एजेंसी द्वारा पेटेंट के पंजीकरण और विनियमन का कार्य किया जाता है, किसका किया जाता है,
CGPDTM का प्रयोग किया जाता है। किसका? CGPDTM का प्रयोग किया जाता है। पेटेंट कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, मतलब भारत में आपके सामने जो पेटेंट होता है उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए CGPDTM संस्थान होती है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, मतलब कंट्रोलर जनरल होता है जो अलग अलग प्रकार के आपके द्वारा पेटेंट कराए जाते हैं, डिजाइन कराई जाती है और जो ट्रेडमार्क है उनका प्रयोग किया जाता है उसके अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए अगला वाला ऑप्शन है, व्हाट इज द इंजंक्शन इन आईपीआर इन्फोर्समेंट। आईपीआर प्रवर्तन में इंजेक्शन का क्या प्रयोग होता है, किस चीज का प्रयोग किया जाता है? कोर्ट ऑर्डर टू स्टॉप द इन्फ्रिंगमेंट, मतलब जो कंपनियां वो मिलता जुलता आपके सामने क्या कर लेती हैं, लोगों का प्रयोग कर लेती हैं, उनका नाम वगैरह यूज कर लेती हैं, तो क्या किया जा सकता है? कंपनियां वो कोर्ट में जा सकते हैं और आपके सामने वो इन्फ्रिगमेंटेशन हो रहा है, इन्फ्रिगमेंट हो रहा है, उसको करने से रोका जा सकता है। समझ में आ गया? कोर्ट के द्वारा ऑर्डर देकर उनको इस प्रकार की गतिविधियों करने से रोका जा सकता है। आईपी इन्फ्रिंगमेंट रिजल्ट इन, आईपी उल्लंघन में परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है आपके सामने? लीगल एक्शन एंड पेनल्टीज, क्या की जा सकती है आपके ऊपर? अलग अलग प्रकार की कोई आपकी कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है और आपके ऊपर कोई भी प्रकार की पेनल्टी है वो भी लगाई जा सकती है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है कुछ रुपए की और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, आपके संस्थान को बंद कराया जा सकता है, आपको कारावास हो सकता है, आपका जुर्माना है वो लगाया जा सकता है। तो काफी चीजें हो सकती हैं आपके ऊपर, लीगल एक्शन हो सकते हैं अलग अलग प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। Which of the following is a criminal remedy for the IP infringement? निम्नलिखित में से कौन सा आईपी उल्लंघन के लिए एक आपराधिक उपचार है? कौन सा उपचार है आपके सामने भाई? इन्फ्रिंजमेंट। क्या किया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति आपके जो आईपी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंगमेंट कर रहा है, उनके क्या किया जा सकता है? उसको उल्लंघन करने पर अगर क्या किया जा रहा है तो उसको क्या किया जा सकता है? जेल भी भेजा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उसको जेल भी भेजा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। इन इंडिया विच लॉ गवर्न्स ट्रेडमार्क इन्फोर्समेंट, भारत में ट्रेडमार्क प्रवर्तन का कौन सा कानूनी नियंत्रण करता है? क्या करता है? भारत में जो ट्रेडमार्क होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत आपके सामने क्या किया जाता है? जो ट्रेडमार्क इन्फोर्समेंट जो लॉ होते हैं, ट्रेडमार्क के जो कानूनी अधिनियम होते हैं उनको लागू करने का, रोकने का काम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक उपाय है? क्या है? केस एंड डिसिस्ट ऑर्डर। क्या किया जा सकता है प्रशासनिक उपाय में? यही है कि आप जो कंपनियां वगैरह होती हैं उन पे, अगर जो कंपनियां आपके मिले जुले चीजों का प्रयोग करिए उन पे केस कर दिया जाए, है ना, इस प्रकार के काम आपके द्वारा किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। व्हाट इज द पासिंग ऑफ आईपीआर, आईपीआर में पासिंग ऑफ क्या होता है आपके सामने? सेलिंग फेक प्रोडक्ट है जेन्युइन, मतलब आप क्या कर रहे हो? फेक प्रोडक्ट है, जैसे आपके सामने जो कंपनियां होती हैं मंच की सच बना दी, है ना, चीज वैसी है, बस उसको क्या है ऐसे दिखाया जा रहा है कि यह तो सेम टू सेम आपके सामने उसी प्रोडक्ट जैसा है, लेकिन आपके सामने उसमें अंतर होता है, वो फेक प्रोडक्ट होती है। उसी को आपके सामने क्या कहा जाता है? पासिंग ऑफ के नाम से जाना जाता है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट की जगह नकली प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। समझ में आ गया? उसको पासिंग ऑफ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होगा। Which case in India is a landmark for the trademark infringement? भारत में ट्रेडमार्क उल्लंघन से संबंधित एक ऐतिहासिक मामला कौन सा है? कैडिलिया हेल्थ केयर लिमिटेड वैसे कैडिलिया फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, कैडिलिया केस के समान, मतलब देखो कैडिलिया हेल्थ केयर लिमिटेड है वो भी सेम है और बस फार्मास्यूटिकल का ही प्रयोग किया गया और हेल्थ केयर दोनों लगभग सेम सेम लग सकती है। तो जो ओरिजिनल कंपनी है उसने केस कर दिया कि भैया आपके सामने यहाँ पर हमारा क्या है, दूसरी कंपनी हमारा जैसा नाम प्रयोग करके उल्लंघन कर रही है। Which does the delivery up means in IPR remedies? IPR remedies में डिलीवरी अप का क्या अर्थ होता है? सरेंडर ऑफ इनफ्रिंगिंग गुड्स, डिलीवरी अप का अर्थ उल्लंघन करने वाले माल को जब्त करके जो अदालत होती है उसको सौंप देना, मतलब कोई भी दूसरी कंपनी वो आप जैसा प्रोडक्ट को निर्माण करने का काम कर रही है, उस जो फेक प्रोडक्ट आपको करिए उसको जब्त कर लो और उसके सामने कोर्ट को जब्त करके उस कोर्ट को सौंप देने का काम किया जा सकता है।
विच रेमेडी हेल्प रिकवर प्रॉफिट लॉस्ट ड्यू टू द आईपी इन्फ्रिंगमेंट, आईपी उल्लंघन के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए कौन सा उपाय किया जा सकता है? तो आपके सामने सही आंसर होगा अकाउंट ऑफ प्रॉफिट। क्या किया जाता है? उपाय के तहत उल्लंघन द्वारा कमाई की गई अवैध आमदनी का हर्जाना वसूला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट है, वो होने वाला है। चलिए अगला वाला प्रश्न है यूनिट नंबर 4 का। अगर आप अभी तक भी अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा आपके सामने, जाओ और जाकर आपके सामने जो हमारा अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप पीडीएफ खरीद सकते हो। समझ में आ गया आपके सामने? चलिए, विच प्रोग्राम सपोर्ट द आईपीआर सेल इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कौन सा कार्यक्रम उच्च शिक्षण संस्थानों में आईपीआर सेल का समर्थन करता है? कौन सा करता है? आंसर सी नंबर सी होगा, वो सही होगा। एमएचआरडी आईपीआर चेयर स्कीम क्या होता है? एमएचआरडी आईपीआर चेयर योजना के तहत विश्वविद्यालय में आईपीआर शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे पीएचडी वगैरह करते हैं लोग, तो उनके वो लोग क्या है, तभी से आपके सामने दूसरों के किताबों से चुरा चुरा कर कंटेंट वगैरह को नहीं लिख दें। इसी को एमएचआरडी आईपीआर चेयर योजना के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या होती है, जो विश्वविद्यालय होते हैं वो आपके सामने उसी में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अधिकारों के बारे में बताया जाता है। दूसरा जो विद्यार्थी है वो दूसरे इतिहासकार, साहित्यकार, लेखकों के विचारों को नहीं चुराकर अपना ना बना ले, इसके लिए उसके बारे में ध्यान दिया जाता है। इसको एमएचआरडी आईपीआर स्कीम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होगा। विच स्टार्टअप इंसेंटिव रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ आईपी फाइलिंग, क्या होता है? कौन सा स्टार्टअप प्रोत्साहन योजना आईपी फाइलिंग के लागत को कम करती है? कौन सी करती है? आपके सामने स्टार्टअप इंडिया आईपी फाइलिंग। मतलब अगर आप कोई भी अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हो, समझ में आ गया। अब आप हेडफोन बेचना चाह रहे हो, तो हेडफोन की तो बहुत सी कंपनियां हैं, तो आपके हेडफोन में क्या चीज अलग है, इसके लिए आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का प्रयोग करोगे। इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा। स्टार्टअप इंडिया के तहत इन सब चीजों को, जो इंटेलेक्चुअल मतलब जो फाइल वगैरह काम होता है ना, उनको आसान करने का काम किया गया है। Which Indian authority is involved in the IP policy implementation and awareness? भारत में आईपी नीति क्रियान्वयन और जागरूकता का कौन सा प्राधिकरण शामिल होता है? सीआईपीएम। सीआईपीएम भारत में जो अलग अलग प्रकार की जो नीतियों का निर्माण किया जाता है और जनता को जागरूक करने के लिए आपके सामने इनका प्रयोग है वो किया जाता है। कौन सी संस्थान का? कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं उनके अधिकारों का आपके सामने उल्लंघन नहीं किया जाए, इसके लिए सीआईपीएम जैसी संस्थान वो लगातार काम करती रहते हैं। चलिए, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार 2016 की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्रिएट अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथ द आईपी इकोसिस्टम, जागरूकता बढ़ाना और आईपी पारिस्थितिक तंत्र को सशक्त करना। क्या करना? आपके सामने लोगों के बीच में और जागरूकता बढ़ाई जाए कि वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं बनाए, है ना। आपके सामने दूसरों के लोगो वगैरह का प्रयोग नहीं करें, सब नामों का प्रयोग नहीं करें। उसी को क्या कहा जाता है? आईपीआर पॉलिसी 2016 के तहत जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। Which ministry released the national IPR policy 2016, तो किसके द्वारा की गई थी? आपके सामने नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016 का प्रयोग मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा प्रयोग किया गया था, लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा आपके सामने आईपीआर पॉलिसी 2016 है उसको लागू करने का काम किया गया। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होगा। चलिए, विच इनिशिएटिव इज एम्ड एट हेल्पिंग स्टार्टअप प्रोटेक्ट देयर आईपी, कौन सी आपके सामने योजना होती है जो स्टार्टअप को उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम करेक्ट होगा। स्टार्टअप इंडिया आईपी प्रोटेक्शन स्कीम, SIPP के नाम से जाना जाता है। स्टार्टअप इंडिया जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो अधिकार होते हैं उनको संरक्षित करने का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा एकदम करेक्ट होंगे। जिसका काम क्या होता है? SIP योजना के उद्देश्य स्टार्टअप को कम लागत में आईपी सेवाएं व मार्गदर्शन प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होगा। चलिए, व्हाट इज द रोल ऑफ CGPDTM इन इंडियन आईपी लैंडमार्क, भारतीय आईपी परिदृश्य में CGPDTM की भूमिका क्या रहती है? रजिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेट्स पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क के पंजीकरण व प्रशासन करने का काम किसका होता है? CGPDTM जैसी संस्थानों का होता है। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम
करेक्ट होगा। CGPDTM जैसी संस्थान होते हैं वो भारत में पेटेंट, डिजाइन व ट्रेडमार्क से संबंधित सभी पंजीकरणों को प्रशासित करने का काम करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होगा। IP चेयर इन द यूनिवर्सिटीज आर प्रमोटेड बाई, विश्वविद्यालय में IP चेयर्स को किससे द्वारा बढ़ाया जाता है? मतलब जो विश्वविद्यालय होते हैं इनमें IP जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो अधिकार होते हैं उसके बारे में बताने वाली जो संस्थानों को किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? कौन सी संस्थान काम करती है भाई? DPIIT संस्थान होते हैं उसके द्वारा क्या विश्वविद्यालयों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित रिसर्च करने के लिए, है ना, उनकी शिक्षा बढ़ाने के लिए पैसा दिया जाता है। कौन सी संस्थान के द्वारा? DPIIT संस्थान के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरियर अपॉर्चुनिटी इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? कौन से क्षेत्र में, कौन से निम्नलिखित में से कौन सा एक IP क्षेत्र में कैरियर का एक अवसर होता है? किसमें? पेटेंट एजेंट बन सकते हो, विशेषज्ञ बन सकते हो और सलाहकार बन सकते हो, सारे के सारे काम कर सकते हो। जो आपके सामने क्या आता है भाई, दूसरी कंपनियों को, जैसे आपका वही हेडफोन की कंपनी है तो आप उन सब लोगों से, आपके कॉम्पिटिटर से अलग प्रोडक्ट कैसे बनाओगे ताकि आप जो आपका पेटेंट वगैरह करा सकते हो। तो इसके एजेंट बन सकते हो, सलाहकार बन सकते हो और विशेषज्ञ भी बन सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम करेक्ट होगा। Which exam must be clear to become the registered patent agent in India? भारत में रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट बनने के लिए किस परीक्षा को पास करना जरूरी होता है? पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन। क्या होती है? पेटेंट एजेंट बनने की एक एग्जामिनेशन होती है, उसको पास करना जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होगा। चलिए, बुबटा मॉडल किसके लिए, IP में बुबटा मॉडल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, मतलब जो संस्थान होते हैं और जो अलग अलग प्रकार के बड़े उद्योग होते हैं वो साथ मिलकर आपके सामने क्या करते हैं? रिसर्च वगैरह को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसके लिए बुबटा मॉडल का नाम प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी वो एकदम करेक्ट होगा। यहाँ पे बुबटा मॉडल के अंदर बी का अर्थ क्या होता है आपके सामने? बी का अर्थ है बिल्ड। क्या होता है? बिल्ड। ऑप्शन नंबर सी वो एकदम करेक्ट होगा। वाई इज द IP एजुकेशन इंपॉर्टेंट इन यूनिवर्सिटीज? विश्वविद्यालय में IP एजुकेशन क्यों जरूरी होती है? इनकरेज इनोवेशंस एंड लीगल अवेयरनेस, नवाचार व कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए जरूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। तो ये था आपके सामने पूरा पेपर का जो मॉडल पेपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा, जरूर से जाकर डाउनलोड कर लेना।